वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए साइंस के उन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर के आई हूं, जो कि आगामी आने वाली परीक्षा जैसे खंड शिक्षा अधिकारी और इससे ही रिलेटेड यूपीपीएससी की और भी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनके आने की चांसेस 99% हैं। तो भाई चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को, जो कि एमसीक्यू टाइप के हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये कुछ दिन जो बचे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए, इसमें अगर आप सरसरी निगाह से भी इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो समझिए कि आपकी 80% तैयारी तो यूं बस इसको पढ़ते हुए ही हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और है कि इस सेगमेंट में केवल विज्ञान से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरह मैं आगे भी दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज़ भी अभी आपको डेवलप करके वीडियो बनाऊंगी उसका। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पे इंच प्राप्त करती है, तो वह है सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर के बराबर जो इंच होता है वह कितना होता है, 39.70 इंच होता है। तो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सेंटीमीटर हमारा सही नाप आएगा, तो सेंटीमीटर है। दूसरा है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आवेश, संयोग, ऊर्जा और पदार्थ दिया हो, इसमें से क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेटेलाइट होता है, क्या होता है स्ट्रेटेलाइट? तो इसका सही आंसर सी है, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। ठीक है, इसको वायुपोत कहते हैं और ये समताप मंडल में स्थापित होता है सबसे अधिक ऊंचाई पे। ठीक, तो स्ट्रेटेलाइट क्या है, समताप मंडल में स्थापित वायुपोत अधिक ऊंचाई पे। चौथा क्वेश्चन है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी है। तो वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मोटर कार और सिगरेट से निकलती है, वो बहुत हानिकारक होती है। तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। देखिए, हीरा भी कार्बन है, कार्बन का ही अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरेंस भी है। ऑक्सो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन की एक श्रृंखला होती है, इसलिए यह कार्बन नहीं है। ठीक, तो यहाँ हमारा सही आंसर सी होगा, ऑक्सो कार्बन। फिर है उसके बाद, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या क्या है। जोड़े पूछे गए हैं क्रोमोसोम के, तो ये 23 होगा, है ना। 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, 46 हमारे गुणसूत्र होते हैं, तो छठे का सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो विटामिन सी जो है वह लौह के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वह लौह के अवशोषण में मदद करता है, तो यहाँ हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इलायोप्लास्ट संग्रहित करता है। इलायोप्लास्ट जो होता है वह बीज में होता है, और बीज क्या संग्रहित करती है, वसा। तो इसका सही आंसर सी होगा, वसा। इलायोप्लास्ट बीज में होता है, इसको याद रखिए, और यह संग्रहित करता है वसा। अगला क्वेश्चन है, 9वां, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वह प्रकाश की तीव्रता का, समय का, प्रकाश के वेग का कोई मापक नहीं बल्कि दूरी का मापक होता है, तो तीसरा हमारा सही है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। इसका सही आंसर सी है, आवृत्ति आरोपण। ठीक है, आवृत्ति आरोपण। टेलीविजन का जो प्रसारण होता है, श्रव्य संकेतों को प्रेषित करना होता है, वो आवृत्ति उसकी होती है ना। तो आवृत्ति आरोपण से ही इसी तकनीक से टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। भाई आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रोशनी में 7 रंग होते हैं और जो नीला रंग होता है, नीला प्रकाश होता है, उसका प्रकीर्णन यानी फैलाव सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो ए हमारा सही आंसर होगा। 12वां है कि भारी जल है एक। भारी जल क्या है, मंदक है। देखिए, भारी जल जो होता है वह मंदक के रूप में कार्य करता है, किसी चीज़ को अवशोषित कर, जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसमें अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है।
13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, ग्लिसरॉल। देखिए ग्लिसरॉल का जो है उपयोग बारूद के निर्माण में किया जाता है। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है और ये इसमें न तो रंग होता है न गंध होता है, ठीक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, ठीक है। तो इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं, TNG, इसे TNG भी कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और नोबल तेल भी इसे कहा जाता है, इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। तो ये 1 और 2 ये दोनों टर्म्स भी इसके साथ ही जुड़े हुए हैं ग्लिसरॉल के, कि ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोट करता है, ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है विस्फोटक के उत्पादन में, और ये TNG है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, और नोबल तेल भी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? पर्याप्त अवधि या ज़्यादा अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो भाई रिसर्च के दौरान ये मालूम चला है, ये रिसर्च में इसका निकला है कि जो विटामिन B6 होता है, विटामिन B6 जो होता है वो उसका नियमित सेवन करने से जो स्वप्न देखा जाता है वो अधिक अवधि तक याद रखता है, ठीक है। वो इंसान जो है जो कि B6 का ज़्यादा उपयोग करता है, ज़्यादा सेवन करता है, वो स्वप्न को अधिक अवधि तक याद रखता है, ठीक है। तो B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। इसको भी इसके साथ ही याद रखिए, इसका पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और ये स्वप्न के लिए होता है, स्वप्न को ज़्यादा देर तक याद करने के लिए इसका ज़्यादा सेवन करेंगे तो स्वप्न याद रहता है, ठीक है। तो 14वें का हमारा जो सही आंसर क्या है? सी है, विटामिन B6। अगला क्वेश्चन है 15। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? ये बहुत ही मतलब रेगुलर वे में आने वाला क्वेश्चन है, लगभग सभी में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही इजी है कि ये किसके कारण होता है। तो यह होता है स्थिरता का जड़त्व। जो ए हमारा ऑप्शन है वह सही है, ठीक है। गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान का संरक्षण, ये कुछ नहीं, केवल स्थिरता का जड़त्व। इसमें क्या होता है? स्थिरता के जड़त्व में इसमें कोई वस्तु अपनी स्थिर रूप में रहना चाहती है और स्थिरता का जड़त्व उस पर काम करता है, ठीक है। लेकिन जब झटका लगता है, जैसे कि एक ट्रेन में जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे झुक जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। वस्तु का यह वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। विरोध किया, इधर से भी धक्का और इधर से भी, तो अपोजिट साइड में जब लगा तो वह उसका सिर पीछे की साइड में हो जाता है। तो इसका सही आंसर है स्थिरता का जड़त्व। 16वां है हमारा, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या सही आंसर है? इसका है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से कवक द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? व्यावसायिक रूप में मतलब बहुत बड़े स्तर पे इस स्रोत का उपयोग नहीं करते। तो आप जानते हैं पेट्रोलियम बहुत बड़ा है, हर जगह मतलब बहुत बड़े स्तर पे इसका जो स्रोत है वो बड़े व्यावसायिक स्तर पे माना जाता है। परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस भी ऐसा ही है, लेकिन बायोगैस जो है वो व्यावसायिक स्रोत नहीं है। भारत में देखिए बायोगैस परियोजना 1981-82 से संचालित है और बायोगैस के मुख्य संगठक मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ठीक है। इसके साथ ये भी याद रखिए, देखिए इसका तो जो आंसर है वो है ये बायोगैस, और बायोगैस के संगठक क्या है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो गोबर गैस में मेथेन 50 और 75% तक पाई जाती है। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा तथा प्राकृतिक गैस जो होता है वो तो व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन बायोगैस नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बहुलक यानी पॉली, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीथीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट्स और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें से सही आंसर क्या है? इसमें से सही आंसर है हमारा
बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स प्रयुक्त होता है ना, पॉलीकार्बोनेट्स। तो बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये देखिए इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ शीशे, वाहन में प्रयोग में लाए जाने वाले जो ग्लास होते हैं, और दूध की बोतल भी इसी से बनती है। और नायलॉन रासायनिक रूप से पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड जो है ये हमारा जो है ये क्या है, नायलॉन है। नायलॉन, इससे याद रखिएगा, आ सकता है इसे घुमा फिरा के, इसी से हम एक और क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि नायलॉन क्या है। तो नायलॉन पॉलीएमाइड ही, नायलॉन रासायनिक रूप में पॉलीएमाइड है। और पॉलीथीन क्या है, पॉलीएथीन। पॉलीथीन जो पन्नी जो हमारी पैकेजिंग में प्रयुक्त होती है, जिससे इतना ज़्यादा प्रदूषण इस समय फैल रहा है, पॉलीथीन। ठीक है, तो वो पॉलीथीन है। और इसका प्रयोग क्या होता है, पैकेजिंग में होता है। तो पॉलीकार्बोनेट्स जो है वो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो आंसर इसका होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, और डी है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। इसका सही जो आंसर है वह है सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। जो बायोगैस में है यही दोनों चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस, मीथेन या गोबर गैस भी इसे कहते हैं, मवेशी जो जानवर होते हैं उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो बायोगैस में 75% तो मीथेन गैस होती है, और बिना धुआं किए ये उत्पन्न किए ये जलती है। ठीक है, तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, तो सी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। गाय का दूध जो होता है वो भैंस के दूध के रंग से अलग होता है ना, थोड़ा सा पीलापन उसमें होता है, और उसमें मिठास भी होती है। ठीक, तो जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो गाय का दूध, यहाँ रंग की बात हो रही है ना, पीले और सफ़ेद रंग की। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो कैसीन के साथ कैरोटीन। ठीक है, सी इसका सही आंसर क्या है, सी है। तो कैसीन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, दूध में लैक्टोज होने के कारण इसमें कुछ मीठापन भी आ जाता है। तो लैक्टोज तो केवल मीठापन के कारण है ना, और कैसीन के साथ जब कैरोटीन होता है तब फिर पीले और सफ़ेद रंग का दूध मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन हमारा मिलान करने का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो ये हमारे सूची एक तरफ जो सूची 1 है उसमें रोग दिए हुए हैं, रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी और बेरीबेरी। और सूची 2 इसके कारण, कौन सी विटामिन डी किस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण ये रोग होते हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और ए। तो यहाँ पे हमें ये जो 4 कूट दिए हुए हैं इसमें से सही आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, ए बी सी डी में से सी क्या कहता है, 4, यानी कि रतौंधी जो है वह विटामिन ए के कारण होती है। ठीक, रिकेट्स यानी सूखा रोग जो होता है वह विटामिन डी के कारण होता है एक। और स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी के कारण होता है, और बेरी रोग विटामिन बी के कारण होता है। तो ये सही सुमेलित इस कूट में दिया हुआ है जो कि सी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है 22वां, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है, अस्थियों का यानी हड्डियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी अंगों का, या जल का। तो इसका सही आंसर है जल। देखिए पानी जो है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा यानी कि 70% भाग जल का होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर का जो भार होता है वो जल का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, जोन्स सॉल्ट किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। जोन्स सॉल्ट, ये इसका जो सही आंसर है वह सी है, यानी पोलियो का टीका। जो जोन्स सॉल्ट हैं उन्होंने पोलियो के टीके की खोज की। ये अमेरिकी चिकित्सक हैं और शोधकर्ता हैं। और एक चीज़ और इसमें ऐड करूंगी, एल्बर्ट सेबिन
एल्बर्ट सेबिन ने 1952 में मुख से लेने वाले, देखिए इसमें एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, 1952 में किसने? एल्बर्ट सेबिन ने, एल्बर्ट सेबिन ये जो थे इन्होंने भी पोलियो का किया, लेकिन मुख से पीने वाले पोलियो के ड्रॉप का इन्होंने इजाद किया। ठीक है, इन्होंने निकाला, मतलब प्रतिरक्षणी को और आसान बना दिया इन्होंने। प्रतिरक्षणीकरण मतलब कि ये जब पोलियो मुंह से दिया जाने लगा तो बहुत इजी हो गया घर घर तक पहुंचना, हर बच्चे को पिलाना। ठीक, तो एल्बर्ट सेबिन भी इसके साथ याद रखिएगा। जॉन साल्क जो है पोलियो का टीका के लिए खोज के लिए जाने जाते हैं। ठीक, तो इसका 23 का आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक है। यह कौन है? तो इसका जो सही है आंसर वह है हेनरिच हर्ट। इसका सही आंसर क्या है? बी, हेनरिच हर्ट। देखिए दूरस्थ स्थानों पर वैज्ञानिक ये पहला है इनका। इसका उपयोग, अब ये जो तरंगे होती हैं इसके उपयोग किस में होता है? रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में होता है। ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है यह क्या है? स्कॉटलैंड के निवासी, और इन्होंने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और गैस के अणुओं का वेग वितरण दिया है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और गैस के अणुओं का वेग वितरण नियम दिया है। तो कभी इनका भी नाम लेके पूछा जा सकता है कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल निम्न में से किसके लिए हैं, या फिर यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि यहाँ लिखकर ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। फिर से बता दे रही हूँ, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और गैस के अणुओं का वेग वितरण नियम दिया। ठीक, थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया? ये अमेरिकी आविष्कारक थे और इन्होंने बिजली का उत्पादन किया। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड, ये जो जॉन लोगी बेयर्ड हैं ये स्कॉटिश इंजीनियर, इनोवेटर, मैकेनिकल टेलीविज़न के आविष्कारकों में से एक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो बाकी तीन है वो इंपॉर्टेंट है, और इसका जो आंसर है वह है बी, हेनरिच हर्ट, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, तो देखो सदिश राशियाँ क्या होती हैं? दिशा और परिणाम दोनों की जिनमें आवश्यकता होती है। ठीक, तो सदिश राशियाँ वो कहलाती हैं, दिशा और परिणाम। तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेश आदि सब सदिश राशियाँ हैं। तो इसमें से क्या है? देखिए हमने क्या बताया? बल नहीं है इसमें से कोई, वेग नहीं है, विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। उसके साथ अगर त्वरण, संवेग, आवेश ये इसके स्थान पे दिया होता तो भी वह सही होता। तो यहाँ पे क्योंकि इनमें से केवल विस्थापन दिया हुआ है सदिश राशियों में, तो निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? विस्थापन है, जिसको निकालने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की ही जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? देखिए हिमरोधी का मतलब कि यह ठंडा करने के लिए होता है। स्वचालित इंजन जो है उनको ये ठंडा करने के लिए जो रेडिएटर होता है इसको ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, एथिलीन ग्लाइकॉन। एथिलीन ग्लाइकॉन जो होता है वह हिमरोधी के तौर पे प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों के रेडिएटर को ठंडा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो वर्तमान में जो है जेट इंजन का ही प्रयोग किया जा रहा है, और ये जो जेट इंजन है इसका आविष्कार फ्रैंक विल्टन ने किया। यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण इसका सही होगा आंसर। और एक चीज़ और याद रखिएगा इसके साथ, फ्रैंक विटल इसने इसका जेट इंजन का जो है वह आविष्कार किया। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटल ने किया, और ये किस पे काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है।
इसका जल में भार होगा, तो भाई इसका जल में भार 0 होगा, तो ए हमारा सही आंसर होगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, और इस जल ही भरा गया है 200 ग्राम, और जल में कितना भार होगा, तो जल में जल नीचे अंदर भी है, जल बाहर भी है ना, तो जल का जो भार होगा वो क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? बहुत ही आम क्वेश्चन है, ये है सी, इसका सही आंसर नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इस फॉर्म में भी दिया जाए तो आप N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड पे टिक करेंगे। और इसका जो है निश्चेतक के रूप में भी ये कार्य करता है। निश्चेतक मतलब अनकॉन्शियस करने के लिए माइंड को। और ये कब क्यों किया जाता है भाई? इसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं जब शल्य चिकित्सा होती है, यानी कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो इसका प्रयोग हम मरीज को जो होता है डॉक्टर करते हैं बेहोश करने में, निश्चेत करने में, ठीक है। तो हास्य गैस किसे कहते हैं? N2O को, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी जो कि नींबू और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है और बहुत ही आवश्यक होता है शरीर के लिए। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो ये जो होता है देखने में श्वेत से मतलब सफ़ेद सा और हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H8 और O6। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही मैं बाकी 3 के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि फोलिक अम्ल, ये फोलिक अम्ल क्या है? फोलिक अम्ल को देखिए B3 के नाम से भी B9 या इसको फोलासीन और फोलेट के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। फोलिक अम्ल जो होता है B9, फोलासीन, फोलेट। और इसका प्रयोग, इसका जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो प्रेगनेंसी में ये जो फॉलिक एसिड का जो पूर्ण होना, सप्लाई होना शरीर में बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये हरे पत्तेदार सब्जियों से भी इसका पूर्ति हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? C19H19N7O6। इसका जो रासायनिक सूत्र है वह यह होता है, ठीक है, फोलिक अम्ल का। अगला है साइट्रिक अम्ल, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल जो होता है, नींबू, संतरा और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है और इसमें लवण पाए जाते हैं। नींबू के रस से तैयार किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र ही मेन है, बस ये याद रखिए, दुर्बल कार्बनिक अम्ल है और इसका रासायनिक सूत्र है C6H8 और O7, ठीक। इसका रासायनिक सूत्र यह होता है साइट्रिक अम्ल का। लास्ट है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाला रासायनिक यौगिक है। इसको सर्वप्रथम कार्ल विल्हेम शीले, है ना, कार्ल विल्हेम शीले ने 1780 ईस्वी में विघटित किया, आइसोलेट किया था, ठीक है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक। लास्ट हमारा है लैक्टिक अम्ल, जो विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसका सूत्र क्या है? इसका अणु सूत्र है C3H6O3। तो ये जो अणु सूत्र है ये आप याद रखिएगा, हो सकता है इस तरीके से आपसे पूछा जा सके, ठीक। बाकी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो सी हमारा सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, कहाँ बनती हैं? यकृत, हृदय, गुर्दे या अस्थि मज्जा में। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, अस्थि मज्जा में। देखिए आरबीसी, ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी, स्तनधारी और अतिरिक्त सभी कैसेरियों में अंडाकार, द्विउत्तल व केंद्रीय होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं सामान्यतः 4 महीने में 120 दिन तक जीवित रहती हैं, ठीक है। और इनका निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथि और प्लीहा में होता है। गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। ये बात को याद रखिएगा कि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और
प्लीहा में होता है। तो गर्भाशय शिशु से ऐसे अगर स्पेशलाइज करके आए तो आप उसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें यकृत और प्लीहा हो तो वह सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे सही आंसर क्या है कि लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है, तो डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू जो बीमारी है वो नाक से, फेफड़ों, सांस की नलियों से होती है और यह होता है विषाणु के द्वारा, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो h/2 होनी चाहिए। h/2, अब ये h क्या है? अगर कोई h ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, यानी ये क्या है? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। ठीक, तो यहाँ हमारा बी जो होगा वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। एटम बम आपको मालूम होगा, एटम बम परमाणु बम, और सबसे पहला परमाणु बम 1945 में बनाया गया और पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा जो बम था परमाणु बम वो जापान की नागासाकी पर गिराया गया। तो भैया ये जो परमाणु बम है वह उसका आधार क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, संलयन या नाभिकीय समुत्खंडन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन, यानी फूटना। नाभिकीय विखंडन का मतलब फैलना। नाभिकीय यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने के लिए, और जब ये विस्फोट होता है तो वायु का प्रचंड झोंका आता है और ताप कम से कम 10 गुना पहुंच जाता है। ठीक है, और मतलब ये बहुत दिन तक इसका असर रहता है। तो ये एटम बम किसके, परमाणु बम या एटम बम जो होता है वो किसके, इसका आधार क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु यानी कि प्रिजर्वेशन जो है उसके लिए निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम टार्ट्रेट या एसिसेट? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, यानी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो होता है रसायन, इसके द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन किया जाता है। इसका आप रासायनिक जो सूत्र होता है वह भी देख लीजिए, C7H5NaO2। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट ये होता है। और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे होगा, हाँ ये सोडियम क्लोराइड जो है इसका उपयोग अचार, मांस आदि के परिरक्षण में भी किया जाता है। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे तो क्वेश्चन आपका है ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो बी है, सोडियम बेंजोएट, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु, प्रिजर्वेशन हेतु। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। रेडियो समस्थानिक, ठीक है, इसका जो सही आंसर है, अब देखिए ट्यूमर को संसूचित करना यानी ट्यूमरों के निदान में होता है। इस जो ट्यूमर हो जाता है उससे छुटकारा पाने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का यूज होता है? तो इसका सही आंसर ए है, AS74 यानी आर्सेनिक 74 का यूज़ होता है इसमें। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के निदान में, ये जो कोबाल्ट है इसका प्रयोग किसके निदान में होता है? कैंसर के निदान में होता है। और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रम के अध्ययन में, ये रक्त से व्यतिक्रम होता है, रक्त को संशोधित करना, रक्त को व्यतिक्रम करना, उसमें सोडियम 24 का यूज होता है। और तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर है वो क्या बनता है? आर्सेनिक 74 एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग ट्यूमर के निदान में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? भाई बर्ड फ्लू एक बार बहुत तेज़ी में आया था भारत में, आज से 2-3 साल पहले। बर्ड फ्लू जो कि विशेषकर मुर्गी में, पक्षी और विशेषकर मुर्गी में यह रोग मनुष्य में पहुंचता है। इन सब चीज़ों से होकर के ये जो मनुष्य में पहुंचता है और ये संक्रामक तौर पे पहुंचता है और जानलेवा बीमारी बन जाता है ये। तो ये किससे होता है? H5N1, यानी कि इसका सही आंसर है यह, H5N1 से बर्ड फ्लू
का ये जो कारक है वो H5N1 है। ये एक जानलेवा बीमारी होती है भाई, है ना। टेमीफ्लू रिलेंजा इसकी महत्वपूर्ण दवा है। टेमीफ्लू और रिलेंजा, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि बर्ड फ्लू की दवा कौन सी है, तो टेमीफ्लू रिलेंजा इसकी महत्वपूर्ण दवा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे H5N1 के कारण होता है। यहाँ एक चीज़ और है, H1N1 के कारण क्या होता है, H1N1 भी कभी कभी आ सकता है। इसके कारण क्या होता है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक रोग होता है ना। तो ये क्या है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, ठीक। इसके कारण H1N1, ये बहुत थोड़ा करीबी है, इसको ध्यान से समझिएगा। बर्ड फ्लू यानी कि यहाँ 5 रहे, H के साथ 5 है तो बर्ड फ्लू, H के साथ 1 है तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा, ठीक। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य तत्व है। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है, तो वह होता है भाई नाइट्रोजन, ठीक है। बी इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। प्रोटीन का मुख्य तत्व नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त लगभग 16% तक नाइट्रोजन भी होता है। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त ये जो प्रमुख तत्व है वो नाइट्रोजन होता है और यह 16% होता है, इसलिए यह मुख्य हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सूची है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक। तो सही उत्तर चुनना है यहाँ पर हमें, तो पहले हम इससे ही देख लेते हैं। एनसीफेलाइटिस, एनसीफेलाइटिस जो है वह मस्तिष्क, इसका क्या होता है, मस्तिष्क के रिलेटेड है, ठीक है। तो और क्या है, फाइलेरिया, फाइलेरिया लसिका पर्व। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जो है वह अस्थि मज्जा से होता है। और मलेरिया जो है वह रक्त कोशिकाओं से, मलेरिया हमारे रिलेटेड है, ठीक। तो इसमें जो सूचियाँ दी हुई हैं इसके सुमेलित करने के लिए, इसमें से सही क्या है, डी है ना। 2 पहले का एनसीफेलाइटिस जो है, एनसीफेलाइटिस का है मस्तिष्क, फाइलेरिया का है लसिका पर्व, ल्यूकीमिया का है 4th अस्थि मज्जा और मलेरिया का है पहला रक्त कोशिकाएं। तो डी हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन जो है, श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है। श्यामी जुड़वा, जुड़वा बच्चे होते हैं, कई तरह के होते हैं। एक जुड़वा होते हैं जिसमें एक नर मादा, एक लड़का लड़की होते हैं। ऐसे जुड़वा होते हैं जो कि दोनों मादा दोनों लड़कियां होती हैं, ठीक है। और या फिर एक सी बीमारी होती है, यहाँ बता रहा है कि ऐसे जुड़वा जिसमें श्याम की एक सी बीमारी हो, ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े हों। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी। देखिए, ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े हो, कुछ कमियों के कारण जो जुड़वा होते हैं वो एक दूसरे से सिर के बल या पीठ में या नीचे की साइड से, हिप्स के साइड से वो जुड़े होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, श्यामी जुड़वा कहलाते हैं। श्यामी यानी कि जुड़े हुए, है ना, जुड़े हुए जुड़वा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े हों। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पे 4 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर का जो ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन हमारा 43। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह किसकी इकाई होती है, तो वह ऊर्जा की इकाई होती है। वह विभवांतर शक्ति, इलेक्ट्रॉन के आवेश की इकाई नहीं होती। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें तो यह ऊर्जा की इकाई होती है। यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने पर प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जहाँ बात आती है वो क्या है, ऊर्जा की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा, आप मृग तृष्णा से वाकिफ होंगे। मृग तृष्णा जैसे गर्मियों के दिनों में बहुत दूर से आपको ऐसा लगता है जैसे सड़क जब जलती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, तो वही मृग तृष्णा कहलाती है, जो दूर से देखने में पानी लगती है ना। तो मृग तृष्णा या मृग मरीचिका भी इसे कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है।
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बी जो है हमारा वह सही आंसर होगा। तो ये प्रकाश का जो परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है ना, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपतित किरण जो होती है, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, है ना। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तभी हमें यहाँ पे ऐसा लगता है दूर से जैसे वो वहीं के वहीं रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जो कि मृग तृष्णा या मृग मरीचिका क्रिएट होता है, और दूर से ऐसा लगता है कि वह जो किरणें होती हैं वह पानी का रूप ले लेती हैं, क्योंकि वहीं पे बहुत सघन हो जाती हैं। तो मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। हम सुनते हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, ओजोन परत में ह्रास हो रहा है उसका, तो गर्मी बढ़ रही है और पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। तो इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह इसके लिए उत्तरदायी है। इसे O3 ये भी कहते हैं, संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। यह परत, ये जो ओजोन परत है, उसे हम O3 से भी संकेत करते हैं, ठीक है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति की परावैंगनिक किरणों को 99% तक की मात्रा में अवशोषित कर लेती है, लेकिन जब इसको ह्रास हो जाता है तो ये किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाएंगी, जिससे कि जीवन में बहुत ही जो किरणें जब सीधे आएंगी तो बहुत हानिकारक होती हैं हमारे लिए। तो क्लोरोफ्लोरो गैस ओजोन के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? तो इसका सही आंसर है डी, एस्फॉल्ट, ठीक है। एस्फॉल्ट पेट्रोलियम परिष्करण के दौरान प्राप्त होने वाला एक अवशिष्ट पदार्थ है। ये निकलता है, ये फालतू पदार्थ है ना। यह कच्चे पेट्रोल से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग किस में करेंगे भाई? अवशिष्ट है तो सड़क निर्माण, उड़ान पट्टी, जिसे स्थायी भाषा में डामर कहते हैं ना, डामर, चारकोल। ये चारकोल और डामर आप जानते हो जिससे सड़क बनती है। तो ये जो एस्फाल्ट होता है यह पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल है, ऑड है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, फिजियोलॉजी जो होता है वो शरीर विज्ञान होता है, पैथोलॉजी निदान विज्ञान होता है, बैक्टीरियोलॉजी जो होता है जीवाणु विज्ञान है, ठीक है। ये सभी शब्दावली चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो क्या है? मनोविज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑड है, ये बी। तो हमारा सही आंसर क्या है? साइकोलॉजी, ये बेमेल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ये कोशिकांग है, यानी कोशिका का ही अंग है और कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट कहते हैं। ये कोशिका द्रव में पाई जाने वाली अनेक सूत्रकारक रचना होती है, ठीक है। और इसकी जो मिली माइक्रॉन में, मतलब 3 से 5 मिली माइक्रॉन, और औसत व्यास इसका जो होता है वह 0.2 से 2 मिली माइक्रॉन, मतलब बहुत छोटी सी होती है। और इसमें मुख्य चीज़ क्या होती है? श्वसन। इसमें श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और श्वसन है तो यही फिर पावर हाउस कहलाता है। सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड हुई है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट कहलाता है। तो ऐसा ही आंसर हमारा होगा बी। अगले 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं इस क्रम में 49 पे है। अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है? अरक्तता, भाई खून की जो कमी हो जाती है उसे अरक्तता कहते हैं। और यह किसके कारण होता है? तो यह होता है विटामिन B6, यानी कि विटामिन B6 और B12 की कमी के कारण रक्त अल्पता या अरक्तता या खून की कमी का रोग, कुछ भी कह लीजिए, ये किसके कारण होता है? इसमें सही आंसर है बी। आंसर है बी, B6 और B12 की कमी के कारण होता है। दूध और दूध से बनी चीज़ों का उपयोग कर इस कमी को दूर किया जा सकता है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक, इंसेक्ट्स जो होते हैं कीट, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, एंटोमोलॉजी।
एंटोमोलॉजी जो होता है जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कीट पतंगों का पूर्णतः अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी जो होता है उसके अंतर्गत जानवर के व्यवहार का, इथियोलॉजी में क्या किया जाता है, जानवर व्यवहार का, अलग अलग जानवर अलग अलग व्यवहार करते हैं, किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसका पूरा अध्ययन इथियोलॉजी में होता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अन्य जीव पर आश्रित होते हैं। पैरासिटोलॉजी जो है ये जीव है, जीव का एक प्रकार है जो कि आश्रित होते हैं दूसरे जीव पर, ठीक है, पैरासिटोलॉजी, तो उनका अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी में हम मोलस्का का अध्ययन करते हैं, मोलस्का जो मैकोलॉजी है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, मोलस्का का अध्ययन करते हैं, तो ये मोलस्का से संबंधित है। तो एंटेमोलॉजी जो है वह कीटों के से संबंधित है। यहाँ पे आप इस तरह याद कर कीटों और एंटो कीटों, तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो कि आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए गाइज मैंने बहुत ही मेहनत की है और इसको लिख करके बिल्कुल आपके सामने रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुके हैं और लगभग सभी एग्ज़ाम में ये फंसते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये जो मैंने एक सेगमेंट के तौर पे बनाया है कि साइंस के 50 क्वेश्चन, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन दिए, इसी तरह मैं और भी अदर जो सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन का सेट बना रही हूँ और वो आपके सामने जल्दी ही आ जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और इसी तरह के वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहें ताकि, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी तरह के और सेट्स के साथ। मैं आगे भी वीडियो अभी बनाने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।